बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां अदालतें, पार्लियामेंट, इंतखाबी सियासत, अवामी तहरीकें और मौशी दावे एक साथ खबरों का मरकज बने हुए हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान के बयान पर कानूनी और सियासी रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, जबकि सियासी जमातें और रियासती इदारों से मुतालिक बयानिया नई बहस को जन्म दे रहा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सियासी तहादियों की नई बंदियां, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जमातों की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात और फिर अलीमा खान की जो एहतजाजी मुहिम है उसने मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करने की कोशिश भी कर रही है। क्या सियासी जमातें एक अपने इख्तिलाफात के बावजूद किसी मुश्तरका कौमी बयानिए पर मुत्तफिक हो सकेंगी या फिर सियासी कशीदगी इसी तरह मजीद बढ़ती जाएगी? उधर हुकूमत मुल्क की मईशत के हवाले से कबल अज़ वक्त कर्जों की अदायगी को एक बड़ी कामयाबी भी करार दे रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि फौजी कार्रवाइयों, जवाबी धमकियों और तवानाई की आलमी गुजरगाहों तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ 7 घंटे तवील फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान भी किया है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो तवानाई के बुनियादी ढांचे, पुलों और दीगर जो अहम अहदाफ हैं ईरान के, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यह कहना है कि ईरान अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेगा, जबकि पासरान इनकलाब ने आबना हुर्मस बंद रखने और खिते में तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहों को भी खतरे में डालने की धमकी दी है। आखिर इस कशीदगी के पीछे असल हिकमत अमली क्या है? आबना हुर्मस की बंदिश दुनिया की मईशत पर क्या असर डालेगी? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैजुल हसन चौहान साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया फैज साहब ज्वाइन करने के लिए। फैज साहब, सबसे पहले तो मैं मौलाना की स्टेटमेंट से मुतल्लिक आपका स्टांस लेना चाहूंगी। मौलाना की जो स्टेटमेंट्स आई काफ़ी तनकीद भी हो रही है और अब तो गुजरांवाला की जो सेशन अदालत ने उनको दरख्वास्त भी दायर हुई है जिस पर मौलाना फजल रहमान को तलब भी कर लिया है और दीगर जो जमातें हैं उनके रहनुमा भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं मौलाना साहब पर। सबसे पहले सर आपका इस पर टेक लेना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहला बंदा हूं जिसने परसों पहले दिन को वीलॉग किया 2 बजे आज़ाद डिजिटल में। के बाद मैंने को 2:30 बजे जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने टिकट्स चलवाए। उसमें मैंने मुतालबा किया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि हद के इज्जत की है शहदा की और शहदा की फैमिलीज की, तो पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे टीवी चैनल्स पे ब्रेक हुई, उसमें मैंने डिटेल के साथ कसूर के जलसे में जो इन्होंने नेगेटिव गलत बातें की जनाब पाक फौज के हवाले से, रियासत के हवाले से, शहदा के हवाले से, मैंने उसका सारा कट्टा छट्टा खोला है। अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अवाम, मास माइंड, तमाम इनको इस वक्त थू कर रहे हैं और इनसे मुतालबा कर रहे हैं वो अपनी इस स्टेटमेंट से रुजू करें, बैकआउट करें, रिट्वीट करें और पूरी कौम से माफी मांगे। तो अब तो जनाब उलमा ने भी इसके ऊपर ताहिर महमूद अशरफी साहब भी आ जाए थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी, और बाकी भी उलमाए देवबंद, क्योंकि मुसलसल मैं पिछले 3 दिन से उलमाए देवबंद से और काबीन देवबंद से मुतालबा कर रहा हूँ कि वो आगे आए, वो इंसाफ के ज़ोंबीज की तरह जनाब इसको अपना कल्ट ना बनाए। मौलाना फजल रहमान को, आप एक दीनी जमात है, आप हकचार यार के अलंबरदार हैं, आप इस्लामी निज़ाम के अलंबरदार हैं। जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं और उलमा की जमात का दावा करते हैं तो आप ज़ोंबीज ना बने जी, कल्ट का शिकार ना हो। आपकी पार्टी के अंदर कल्ट नाम की कोई चीज शरई तौर पे जायज ही नहीं है। जो गलत काम करेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मुआशी तौर पे अमीर गरीब हो या ओहदों के हवाले से अमीर गरीब हो जी, ठीक है, उसको माफी भी मांगनी पड़ेगी, उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा, उसकी जवाबतलबी भी हो। तो फयाज साहब, ये मौलाना साहब जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, गुस्से का इजहार किया है, बड़ी जोशीली बातें वो हमेशा से करते हैं जब भी पब्लिक में जाते हैं सर, लेकिन हमेशा फिर हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ में भी मौलाना साहब भी खड़े होते हैं। 26वीं आनी तरमीम में आप देखें उन्होंने वोट दिया, मजीद इस सिस्टम को मजबूत किया। अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, वहां पर भी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बलोचिस्तान में उनको काबीना की ऑफर है। नहीं, आप थोड़ा सा जना चीजों को गलत तरीके से जनाब प्रेजेंट कर गई हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी मामलात नहीं है। मौलाना का बुनियादी किरदार है कि उनको और उनके खानदान को हिस्सा मिलना चाहिए इक्तदार के अंदर। अच्छा, उनका
वो इक़्तिदार है, ठीक है जी। और इक़्तिदार में भी सबसे पहले उनका घर, छिको छिक गडेरियां, अदियां मेरियां ते बाकी अदियां भी मेरियां, ठीक है ना। और राम राम सपना, पराया माल अपना, ये उनका पुराना पॉलिटिकल जनाब एक नैरेटिव है। अब की दफा जनाब वो चीजें सारी फुलफिल नहीं हो पा रही। इन्होंने तहरीके इंसाफ, जिसको इन्होंने कहा यहूदियों का एजेंट है पिछले 20 साल से 25 साल से, उसी यहूदियों के एजेंट के साथ इन्होंने जफ्फी लगाई, उसका सदारती कैंडिडेट भी बने, उसकी जनाब पूरी तहरीक में उनके साथ चले। अभी जो 26वीं और 27वीं तरमीम में सपोर्ट हुई, वो बुनियादी तौर पे इनके अपने अरकान बागी हो रहे थे। अच्छा, इनके सेनेटर और इनके एमएनए बागी हो रहे थे। इनको मजबूरी थी कि इन्होंने जनाब अगर इस तरीके से चलते तो जनाब मामलात इनके हाथों से निकल जाते, इनके अरकान इनके हाथों से निकल जाते। लेकिन अभी इशू ये नहीं है। अभी इशू ये है कि जब पाकिस्तान इस वक्त इजराइल और इंडिया की तमाम साजिशों का मुकाबला कर रहा है, ऐसे में तुम बीएलए के इशू के ऊपर, कि जब बीएलए खुलेआम इंडिया की सपोर्ट के साथ, बॉलीवुड की सपोर्ट के साथ और मोसाद की सपोर्ट के साथ, इंडियन रॉ की सपोर्ट के साथ वो पाकिस्तान तोड़ने का दावा करने लगे हुए हैं ओपनली इंडिया, उस मौके पे पाकिस्तान की रियासत तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जब उस बीएलए का पीछा करते हैं तो चीखें तुम्हारी निकल रही हैं, रोना धोना शुरू किया हुआ है, हाँ आहो हमने शुरू की हुई है। तो ये टाइमिंग बड़ी जनाब सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल मौलाना आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इंशाल्लाह माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है वैसे माफी का मुतालबा भी उनसे किया जा रहा है? सर माफी मांगेंगे ना जी, क्यों नहीं मांगेंगे, माफी मांगना कोई बुरी बात तो नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी जेयूआई की रहनुमा से गुफ्तगू हुई है वो यही कह रहे हैं कि सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है। अगर पूरी उनकी तकरीर है, पूरी स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो इस तरह से नहीं है जिस तरह से मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये बैकआउट पे जा रहे हैं ना। अच्छा, अब ये डिफेंसिव हो रहे हैं। मैंने आज एक लॉग में एक नया नैरेटिव दिया है, वो ये आपके प्रोग्राम में भी दोहरा दूं जी, वो ये कि इबलीस जो है उसने फरिश्ते से का सफर तय किया था मैना मानू की रट लगा के। अच्छा, मैना मानू है ना, ये जो हटधर्मी, ये इंसान और फरिश्ते को बना देती है। तो मौलाना फजल से गुजारिश है कि खुदारा इंसान रहे ना बने। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि हम नहीं मांगेंगे, ओ भाई जब गलती हो गई है, इंसान है गलती का पुतला, सारे मैं भी करूंगा आप भी करेंगे, सारी दुनिया खताएं करेगी, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे, लेकिन अच्छा इंसान उसके ऊपर बैकआउट कर जाता है। अच्छा। तो ये जो आप कहते हैं ना नहीं मानेंगे, तो इनको मेरा ख्याल है मांगनी पड़ेगी। तो फयाज साहब, स्ट्रेटजी इस वक्त नजर तो नहीं आ रही है जेयूआई की या मौलाना की बात की जाए, जिस तरह से मैंने कबल भी कहा कि एजेके में वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, फिर बलूचिस्तान में भी उनको काबीना की ऑफर है, और फिर रिसेंटली उनकी सीएम केपी सोहेल आफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई, उनकी वजारत आला को महफूज बनाने के लिए उन्होंने वादा भी किया। तो समझ नहीं आ रही कि लाइन कौन सी है इस वक्त उनकी। लाइन सारी ये है कि जिस अली अमीन गंडापुर ने इनको हराया, इनके बेटों को हराया, इनके भाइयों को हराया, अब रिपोर्ट ये है कि वहां पे सोहेल अफरीदी की सियासत खत्म होने वाली है। अच्छा, उसका इक़्तिदार जाने वाला है। अब इनको पिस्सू पड़े हुए हैं। अब ये तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है, उसके मुतरादिफ जनाब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सोहेल अफरीदी और मौलाना फजल रहमान जफियां पपियां लगा रहे हैं। बस इतनी बात है। लेकिन बाकी कश्मीर के अंदर 2 सीटों के ऊपर इन्होंने एडजस्टमेंट कर ली, वो दोनों सीटें इन्होंने हार जानी है। अच्छा, है ना। पीपल्स पार्टी इनके जनाब मौलवियों की तकरीरें अपने हक में करवा लेगी हर हल्के में, इनकी दोनों सीटें निकल जनाब फारिग हो जाएंगे, ये हार जाएंगे। ये इनकी टोटल। अच्छा फयाज साहब, जिस तरह से आपने सीएम केपी की बात की है, मैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, चूंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं सर, एनडीसी के जो रहनुमा हैं उनकी कोट लखपत के जो असीरान हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आकर बताया कि वहाँ पर जितने कैद रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा होगी, वो सब चाहते हैं मफामत हो, मजामत ना हो। लेकिन पीटीआई ने एक बार फिर से जो है स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज़ कर दिया। अलीमा खान साहिबा भी इस दफ़ा कमर कस ली उन्होंने अपने भाई की के लिए। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जब भी पीटीआई बाहर निकली है, 26 नवंबर 9 मई के केसेस पार्टी पर उल्टा ही पड़े हैं। तो अब जो कोट लखपत के असीरान ये कह रहे हैं कि मजामत होनी चाहिए, आप खान साहब के काफी करीब रहे हैं, आपको लगता है कि खान साहब मानेंगे इस चीज पर?
और भाई खान साहब मिलते तरले कर रहे हैं कि 90% पॉपुलैरिटी के बुर्ज खलीफा में मुझे चढ़ा के किधर भाग गए हो, नीचे उतारो। अच्छा। वो तो 90% के पॉपुलैरिटी के बुर्ज खलीफा पे चढ़ के दुआइयां दे रहे हैं कि मुझे नीचे उतारो, आपको नीचे उतारने वाला नहीं है। और दूसरा ये जो आप एनडीसी कह रहे हैं ना, और ये तो आपकी बेवाएं हैं, सियासी बेवाएं। अच्छा। ठीक है ना, इनका ना 3 में है ना 13 में है। ये छुटते हैं जाके शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलते हैं, फिर छुटते हैं जाके शाह महमूद कुरैशी साहब को, फिर छुटते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने सारी डील कर ली है। अब वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है बाहर जैसे आएंगे लोगों ने छितर मारने हैं यूथियों ने। अच्छा। ठीक है ना, उन्होंने किसी का नहीं छोड़ना शाह महमूद कुरैशी साहब को। अच्छा। अब शाह महमूद कुरैशी जरूरत नहीं पैदा हो रही, वो फिर बुलाते हैं फवाद चौधरी को, आ यार आप बैठ के कोई स्ट्रेटजी डेवलप करें। वो स्ट्रेटजी उनसे डेवलप हो रही। वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी साहब की टोकरे के नीचे लेकर आए, क्योंकि अच्छा। सारे तकरीबन सजाएं माफ हो चुकी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। हाँ, ऑलमोस्ट। लेकिन इस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से बाहर कदम रखना है, जबरान इलियास का जो मीडिया है, अलीमा बाजी का और बानी तहरीक इंसाफ का, उन्होंने जो सेड़ के इनकी जनाब क्लास लेनी है ना, वो फिर बड़े दिलचस्प। तो सर कोई डील ऑफर हुई है खान साहब को? नॉट एट ऑल। अच्छा, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर आपको तो काफी अंदर की खबरें मिलती हैं, कुछ खबरें ये भी थी कि खान साहब से कोई मुलाकातें भी हुई हैं, जब वो हॉस्पिटल उनको लेकर गए वहां पर उनकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई है। सर इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? कौन सी आम शख्सियत से? किसी की मुलाकात हुई है उनसे? किसकी हुई? डोनाल्ड ट्रंप की हुई या जेडी वैंस की हुई? हाँ, या उसकी पोमियो की हुई? हाँ। या रिचर्ड सेट की हुई? किसकी हुई? हाँ। चले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हुई? चवले मारते हैं यार इनका सोशल मीडिया। अच्छा, चले हम उस मुलाकात को छोड़ देते हैं कि उनसे किसी आम शख्सियत की हुई नहीं हुई। आप ये समझते हैं बतौर एक सीनियर सियासतदान कि उनकी मुलाकात उनकी फैमिली से होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों के बारे में काफी कंसर्न जाहिर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता उनकी एक आंख जाया हो चुकी है। ये मानते हैं आपकी मुलाकात होनी चाहिए? ऐमन बीबी इधर ही रुक जाओ, तसल्ली नाल तशफ़ी नाल सुन लेना जी। तो पूरी पाकिस्तानी कौम भी सुन ले। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे रियासतों के अंदर, दफातर के अंदर सरकारी तौर पर फैमिली का जो लफ्ज है वो होता है बाप, बीवी और बच्चे। अच्छा। तुम्हारा माँ बाप, बीवी और बच्चे, ये है फैमिली। बहनें फैमिली नहीं है सरकारी तौर पर। इंटरेस्टिंग। सुन ले बीबी। जी 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 जी। भाई फैमिली नहीं है, चाचा फैमिली नहीं है, मामा फैमिली नहीं है, फुफड़ फैमिली नहीं है, खाला फैमिली नहीं है। अब आ जाते हैं मुलाकातों पे। तो भाई किसने अभी तक पाबंदी लगाई फैमिली पे? रेगुलर जेल के अंदर बुशरा बीबी की और बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात होती है रेगुलर। आप पीछे रह गए बच्चे, तो जनाब बच्चे आए, जुर्रत करें, हिम्मत करें, वो आके मुलाकात करेंगे तो रियासत ने कौन सा इनकार किया? हाँ। बाकी अलीमा बाजी, नूरीन बाजी, खानम बाजी, जितने बाजी और बाजी है, ये फैमिली नहीं है। ठीक, लोगों को मिस करो, ठीक है? चलें आज इसकी भी डेफिनेशन मिल गई। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे पूरी काबीना जाती थी उनसे मिलने के लिए, तो अलाउ तो होता है ना? इवन सहाफियों को भी अलाउ होता है सर जाना? इतने भी सारी काबीना जानती थी ना, लेकिन बाहर आके लीमा बाजी जनाब झूठ बोल के रियासत को और जनाब टकराव पैदा करती थी, रियासत में इंतशार पैदा करती थी, मुल्क में इंतशार पैदा करती थी, दंगा फसाद करती थी, फितना फसाद करती थी, गलत बयानियां करती थी, झूठ बोलती थी। हाँ, तो मतलब मेन इशू ये स्टेटमेंट्स का है जो वो बाहर आकर देती हैं, इस वजह से मुलाकात बंद है। तो बीच में ना भी टोको जी सर, जी प्लीज बोलने दिया करो जी। तो जब आपका ये हरकतें की और फिर बड़ी सीवियर हरकतें की इन्होंने, जिससे रियासत डैमेज हुई, और फिर जब आज के बाद आपका जनाब अमेरिकन CIA का डिप्टी डायरेक्टर साबिक जबरान इलियास जो उनका हेड है, वो अमेरिका से बैठ के शिकागो से वो फिर गलत किस्म की जनाब पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के हक में, इंडिया के हक में, BLA के हक में, महारंग लांगू के हक में हर मुलाकात के बाद ट्वीट करें। दुनिया की कौन सी रियासत के अंदर ये इस तरह होता है? आप जरा बताओ ना जी। बरतानिया में, सऊदिया में बादशाहत, खिलाफत, जमहूरियत, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी,
किसी निजाम का भी कोई मुल्क और दुनिया का मुझे बताओ वहां पे ऐसे होता है? कैदी की तकरीरें जा रही हैं और जनाब आर्टिकल छप रहे हैं और कैदी के बयान छप रहे हैं और कैदी की धमकियां छप रही हैं रियासत को और मुल्क को और माशरे को। जब ये सारा कुछ हुआ तो अगला ने क्या होना आया, तो ऐसी थी तैसी। सुप्रीम कोर्ट में इनका जजेस विंग कायम था, हाई कोर्ट्स में इनका जजेस विंग कायम था, जिसके सर सदके ये सारी बदमाशियां करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा चलो विंग तक कंट्रोल करो ना। 26वीं 27वीं तरमीम करके जजेस विंग तो खत्म किए, उसके बाद उन्होंने कहा हर चीज कानून के मुताबिक होगी, बीवी मिले बच्चे मिले बाकी जान खसमा। तो ये फयाज साहब अब कुछ खबरें ये भी हैं कि ऑब्वियसली 9 मई के बाद हमने देखा कि पीटीआई पर काफ़ी मुश्किलात भी रही, काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। अब कुछ खबरें ये हैं कि 26 नवंबर के केसेस जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं और उसमें अलीमा खान साहब की खबर आई थी कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं हो रहे, उनके फैसले आने वाले हैं और बानी तहरीक इंसाफ की जो अपील है 190 मिलियन पाउंड की, जी उसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाला है और ऑब्वियसली वो आना नेगेटिव ही है। उसके बाद इन्होंने चले जाना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपील करनी है। अपील ना की तो वो राइट भी खत्म हो जाएगा, अपील करेंगे तो वो आईनी अदालत में जाएगी, क्योंकि नैब नया कानून ला चुकी है कि हाई कोर्ट से कोई भी किसी किस्म का केस, ये जो बानी तहरीक इंसाफ के जितने केसेस हैं, ये जितने हाई कोर्ट से अपीलें फारिग होंगी वो जाएंगी आईनी कोर्ट्स में। आईनी कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की इनको पता है वो आईनी अदालतों में वहां पे क्या होना है, और फिर सिक्का बंद परमानेंट जनाब इन्होंने मुजरिम डिक्लेयर होकर बिल्कुल खुले लाइन लग जाना है। अच्छा, अब इसके ऊपर इनको बाकी 26 नवंबर केसेस हैं उसके फैसले आ रहे हैं, उसमें अलीमा बाजी ने भी कुर्की चढ़ जाना है। ठीक है ना जी, अब ये सारी कहानी है। अच्छा फयाज साहब, वैसे एक मासूमाना सवाल मेरा आपसे ये है कि खान साहब की गवर्नमेंट को अदम एतमाद के थ्रू गिराया गया। सर इस गवर्नमेंट ने क्या अचीव कर लिया है अभी तक? नहीं तो उस गवर्नमेंट ने ना महंगाई कम हुई है, ना इकोनॉमी बेहतर हुई है, पेट्रोल की प्राइसेस आप देख लें, आम आदमी का हाल देख लें, अचीव क्या कर लिया खान साहब की गवर्नमेंट को हटाकर? बोला केड़े चौसे चुपे सी। हाँ आप मुझे ये बताओ, अभी तो अल्लाह पाक के करम से आपकी सफारत के हवाले से, इज्जत एहतराम के हवाले से जंग जीती, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत मकाम एहतराम वकार डिग्निटी मुल्क की रियासत की उसमें इजाफा हुआ। हमारे दौर में और ये बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, इन्होंने सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात खराब किए, तुर्की से किए, मलेशिया से किए, चाइना से किए, यूएई से किए और जनाब ईरान से किए, दुनिया के हर मुल्क से, अमेरिका से इन्होंने ताल्लुकात खराब किए। महंगाई का वो हालत थी कि चीखें निकलती थी और हम एज अ मिनिस्टर अपने घरों में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जो आम चुपिया सी इन्हें कट चुपे ने, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर दिया। सर वैसे बहुत सारे सहाफी ये भी कह रहे कि पीटीआई को माइनस करके जो है इस्तेकाम नहीं आ सकता, सियासी इस्तेकाम, और जाहिर सी बात है जब सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो फिर मौशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। और फिर कहीं ना कहीं लगता भी है कि गवर्नमेंट बार बार जब मुज़ाकरात की ऑफर करती है पीटीआई को, तो शायद उन्हें भी ये लगता है कि सियासी इस्तेकाम जो है इनके बगैर नहीं आ सकता। सर राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक फार्मूला दिया कि तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे और टेबल पर, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो और फिर एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग उसमें बैठे हैं, जरदारी साहब बैठे हैं, तो फिर मामलात हल हो सकते हैं। आपको लगता है ये दुरुस्त फार्मूला है और खान साहब बैठेंगे? पीटीआई को किसने कहा कि उसको बगैर अदम इस्तेहकाम और इस्तेहकाम? पीटीआई काम करे ना। अच्छा, पीटीआई को किस, पीटीआई खुद ना काम करना चाहे तो किसने जना उसके सर पे कुल्हाड़ा मारना है? अभी तक अपने इंटर पार्टी करा पा रहे, अभी तक उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा पा रहे, अभी तक इनकी आपस के मामला की सीधे हो रहे। तो भाईजान ये लड़े करे, हमने तो नहीं रोका, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक करनी पड़ेगी। बाकी राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सा गलत कहा? डायलॉग तो होता है सियासत के अंदर, सीएम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होता है। फयाजुल हसन चौहान साहब, सीएम केपी का रोल आप किस तरह से देखते हैं? इश्क इमरान का नारा लगा कर आए थे, मज़ामत की निशानी बनकर आए थे, उनका रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? उनका रोल मैंने क्या देखना है, सारी दुनिया देख रही है। वो अपनी वजारत आला बचाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के कामों में जाके बैठा और ड्रामा उसको अली अमीन गंडापुर का दिया, क्या हो देखो अली अमीन गंडापुर दोबारा आने वाला है। तो मौलाना फजल रहमान का तबक रोशन हो गए। अली अमीन गंडापुर तो छेड़ है ना मौलाना फजल रहमान साहब की और उनके खानदान की। वो मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव हो गए, एक्टिव होके इतना एक्टिव हुआ कि सांस फूलने के बाद कसूर में आके इन्होंने चवले मारना शुरू कर दी, उनके पल्ले पड़ गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सोहेल अफरीदी साहब तो हो गए फारिग। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब वहां पे केपीके में क्या है? अमन है?
अब तो मुदाखलत की खबरें आ रही हैं कि उनके भाई जो हैं वो किसी हलके में मुदाखलत कर रहे हैं। दोनों केपी के खुद जनाब इनकी नाअहली की चार्जशीट कसूर के जलसे परसों तरसों के जलसे में मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद पेश की। उन्होंने कहा आज केपी के में रात को जनाब तालिबान की हुक्मरानी होती है, तो केपी की हुकूमत है बीजेपी की या कांग्रेस की या मुस्लिम लीग की या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की? तहरीक इंसाफ की है ना, तो नाअहली किसकी है? की हुई ना। तो 13 साल से हुकूमत है। तो बड़ा निकम्मा, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद, ना पुख्ता, ना तजर्बाकार कोई नहीं है। मैं आपका क्लोजिंग कमेंट सर इस चीज पर लेना चाहूंगी कि आजाद कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि आईपीपी जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने आ रही है। सर कैसे देखते हैं, अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, कौन सी पार्टी आप स्ट्रांग देख रहे हैं? मैं आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि आईपीपी आजाद कश्मीर के अंदर इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। अच्छा। और आईपीपी जनाब आपके वहाँ पे वजीर आजम होगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद आपको आपके अंदर भी नजर आएंगे, और इंशाल्लाह आईपीपी मुस्तकबिल अंदर एक अच्छी इमर्जिंग पावरफुल पार्टी के तौर पे उभर के आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान हैं। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। असलम गौरी साहब, सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट है उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। फिर गुजरांवाला की जो सेशन अदालत है उन्होंने उनको 28 जुलाई को तलब भी कर लिया है, मुकदमे भी बन रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मुजफ्फराबाद में जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्लियर कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो हमारी रेड लाइन है और शोधा की तहज़ीक जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जिस तरह से सख्त रिएक्शन दिया, फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स आई। सर सबसे पहले तो मैं वजाहत तलब करना चाहूंगी स्टेटमेंट्स के हवाले से जो मौलाना ने दी है। बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो चल नहीं रहा। हम कराची में जलसा करते हैं, मीडिया पे नहीं आता। हम पार्लियामेंट में मौलाना साहब बोलते हैं, मीडिया पे नहीं चलता। हम कश्मीर में जलसा करते हैं, मीडिया कबूल नहीं करता। हम चारसदा जलसा करते हैं, मीडिया पे नहीं चल रहा। हमने जहाँ जलसा कसूर में किया है, मौलाना के क्लिप तो चला दे मीडिया पे, एक दफा चला तो दे कि मौलाना ने कौन सी शोहदा की जो तौहीद की है, कौम को पता तो चले। अब वो एक चीज छुपाई है, वो तो कौम के सामने लाई नहीं जा रही, वो कौम के सामने लाई नहीं जा रही। और सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि मौलाना साहब ने शोहदा की तौहीन कर दी, मौलाना साहब ने शोहदा की तौहीन कर दी। हमने कभी शोहदा की तौहीन की नहीं की। शोहदा तो हमारे भी हैं। शोहदा क्या फौज में हमारे लोग नहीं है? क्या हमारे अजीज रिश्तेदार फौज में नहीं है? क्या हमारे लोग को अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे? क्या हमने लाशें नहीं उठाई है? क्या इस वक्त जो ज़ियारत में जो इस वक्त पुलिस के शहीद हुए हैं, क्या उनमें से 80 से 90% जमीयत उलमा इस्लाम के लोग नहीं हैं? क्या कोयटा में जो लोग अभी शहीद हुए हैं ना औरत के पहाड़ियों में, क्या वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग नहीं हैं? ये कैसे हो सकता है कि हम शोहदा के करें? मकसद ये है कि मौलाना के बयान को तरोड़ मरोड़ के चलाना। इसके पीछे क्या सोच है? एक ही सोच नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग को पसंद नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब में एंट्री डाले। उनका अंदाज था कि जमीयत उलमा इस्लाम शायद पंजाब में इतनी हैसियत नहीं रखती, लेकिन हमने उनके घर के पास जाती उमरा से चंद लम्हों पे रख के हमने एक इतना बड़ा जलसा कर दिया जिस तरह का जलसा हमारा चारसदे और पशीन और कराची में होते हैं। तो ये वो बुनियादी तकलीफ है मुस्लिम लीग को, जिसकी वजह से इस तरह इशू बनाया गया है। ऐसी चीज मौलाना साहब ने नहीं कही है। जो मौलाना साहब ने बात की है, मैं खुले आप चैलेंज करता हूँ वजीर इत्तलात और नशरियात साहब को कि मौलाना की तकरीर को PTV पे चला दें, फिर कौम से पूछे, फिर कौम बताए कि क्या मौलाना साहब ने गलत कहा है या दुरुस्त कहा है। जब आप हमारा बयानिया तो टीवी पे दे नहीं रहे और अपने बयानिए के लिए आपको ताहिर अशरफी जैसा वकील मिल गया, आपको फयाजुल हसन चौहान जैसा वकील मिल गया, आपको अन चौधरी जैसा वकील मिल गया, तो अब तो इससे अफसोस का मुकाम है कि आपके बयानिए को चलाने के लिए इस तरह के वकीलों की जरूरत है आपको। सर लेकिन आप नहीं समझते, एक तो टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि BLA जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहा है, हमारे दुश्मन भारत जिस तरह से नजर रख के बैठा हुआ है उस तमाम सूरत हाल पर, सर लफ्जों का चुनाव बेहतर हो सकता था। मौलाना तो काफी ज़ेर सियासतदान है।
देखिए मैं फिर अर्ज वही करूंगा कि आप उनके लफ्ज चलाएं तो सी मीडिया पे, आप उनकी तकरीर चलाएं तो सी आपको अंदाजा हो जाए कि लफ्जों का चुनाव गलत हुआ या सही हुआ। अच्छा। लफ्जों का चुनाव सही है, एक बात आप और मैं कर रहे हैं, जी। आप अपने अंदाज में उसको मुआयनी लेंगी, मैं अपने अंदाज में उस बात को सोचूंगा। तो ये इस तरह से कह देना कि जी मौलाना साहब ने इस तरह के क्या कुछ कर रहे हैं, उसमें जमीयत उलमा के लोग शहीद नहीं हो रहे, क्या हम मुतासर नहीं है? क्या बलूचिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम है, जो इस वक्त बलूचिस्तान के बलोच इलाकों में भी है और पश्तून इलाकों में वाहिद पार्टी है जो बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच इलाकों में सबसे ज्यादा तो हम मुतासर हैं। मुतासर भी हम हैं, बुरे भी हम हैं। हमें तो एक समझ में ये बात नहीं आ रही कि मय्यतें भी हम उठा रहे हैं और शोहदा भी हम उठा रहे हैं और बुरे भी हमें कहा जा रहे हैं। इसके पीछे क्या सूरत हाल है, हम उस पर समझने से फिलहाल अभी तक कासर है। जब तक मौलाना साहब का बयान, मौलाना साहब की पूरी तकरीर पीटीवी नशर कर दे और फिर आवाम से पूछ ले, ठीक। फिर आपको पता चल जाएगा कि मौलाना साहब ने क्या कहा है। लेकिन अगर वो मौलाना साहब की तकरीर नशर भी नहीं करना चाहते, असलम साहब, आपकी और सिर्फ गुफ्तगू यही से इल्जाम तो तराशी मुझे हो रही है कि शोहदा के तौहीन किया, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, ऐसी कोई चीज अच्छा उसमें नहीं। असलम साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे ये मैंने अखज़ किया है कि पार्टी इस स्टेटमेंट को ऑन कर रही है और आप लोग ये स्टेटमेंट या ये बयान वापस नहीं लेंगे क्योंकि माफी का मुतालबा किया जा रहा है। किस चीज की माफी? जब कहा मैं गलती की नहीं तो माफी क्यों मांगू? अगर माफी मांगनी है तो मियां नवाज शरीफ मांगे, क्या उसने फौज के खिलाफ बातें नहीं की? अगर माफी मांगनी है तो ख्वाजा आसिफ मांगे, अगर माफी मांगनी है तो आसिफ अली जरदारी मांगे। पहले तो वो माफी मांग लेना। उन्होंने क्या किया था? हमसे माफी का मुतालबा क्यों भाई? हमने तो जुर्म नहीं किया, हम तो कह रहे हैं कि हमने किया ही जुर्म नहीं है, तो माफी क्यों? माफी तो वहां मांगी जाए कि जब हम जुर्म तस्लीम करें। हम जुर्म कोई तस्लीम नहीं कर रहे, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए ये कहना कि हम माफी मांगे ये गलत है। अगर माफी मांगनी है तो पहले ये हजरात माफी मांगे जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है। अच्छा असलम साहब, पहले शो के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद थे फयाजुल हसन चौहान साहब। वो ये कह रहे थे कि मौलाना साहब इस तरह की स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इक्तदार में कोई ओहदा चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान किस हद तक सच्चा है, क्या उसकी शख्सियत है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हर चौथे दिन वो पार्टी बदल लेता है। बाथरूम में लोग इतने लोटे नहीं बदलते जितना वो पार्टियां बदलता है। तो ऐसे शख्स की बात को आप कैसे सेकंड कर सकती हैं? मौलाना साहब को कल तक हुकूमत की तरफ से ऑफर थी कि आप हमारी हुकूमत में शामिल हैं। अच्छा। कल तक ऑफर थी और बिलावल भुट्टो ने तो पिछले दिनों मीडिया पे कहा है कि आए बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ शेयर करें। हमें तो वो बुला रहे, हम नहीं जा रहे। अच्छा। ये इस तरह की बातें, फजूल बातें करना, फयाजुल हसन चौहान जैसे लोटे जो रोजाना पार्टियां बदलते हैं, कभी पीटीआई, कल तक इमरान खान को कहता है आसमान से उतरो फरिश्ता है, फिर सबसे ज्यादा इमरान खान को इसी ने गालियां दी हैं। तो अच्छा। इस तरह के लोगों को आप अगर टीवी पे लाएंगे हाँ। तो इससे साबित हो रहा है कि आपका बयानिया कमजोर है, जो इस तरह के लोगों को टीवी पे लाके मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयान दिलाए जा रहे हैं। नहीं सर, सबका स्टेटमेंट लेनी तो ज़रूरी होती है, लेकिन असलम साहब जिस तरह से आपने कहा कि बलूचिस्तान में आप लोगों को काबीना की भी ऑफर है, तो सर अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा प्लान है बलूचिस्तान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो बेहतर नहीं है कि आप वहाँ पर हुकूमत में शामिल हो जाएं और फिर बलूचिस्तान की आम के लिए कोई स्टेप्स उठाए जाएं? देखें जी, वो बलूचिस्तान के अंदर हालात हम पहले दिन से चीख रहे हैं। जरूरी तो नहीं होता हुकूमत के अंदर बैठ के हालात ठीक है, जब बाहर बैठ के भी अपोजिशन किस लिए होती है? अच्छा। असेंबलियां किस लिए बनी है? पार्लियामेंट किस लिए बनी है? हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुला लें, हम बार बार चीख रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई पार्लियामेंट का इन कैमरा बुला लें, इन कैमरा इजलास बुला लें। अगर ये बातें सारी इन कैमरा इजलास में हो जाती तो मैं समझता किसी मुश्किल में ना होती। लेकिन अफसोस है कि हुकूमत यकतरफा फैसले कर रही है, पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास नहीं बुला रही, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस तरह बलूचिस्तान में अगर अपोजिशन को साथ लेके चला जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि इक्तदार की कुर्सियों पर चढ़ के या इक्तदार की गाड़ियों में बैठ के मसाइल हल किए जाए, अपोजिशन में रह के भी मसाइल हल किए जा सकते हैं बाहमी मुशावरत से। अगर हुकूमत चाहती है तो हमारे साथ बैठे, हम बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। अमन ओमान का मसला है, कोई भी मसला है, JUI ने कभी इनकार नहीं किया, हम अपनी तजावीज भी देते हैं। हम तो इसके लिए हमने तो एक दफा मौलाना फजल रहमान साहब को इसी हुक्मरानों के कहने पे, इन्हीं लोग के एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अफगानिस्तान भी तशरीफ ले गए थे। अच्छा। वहां भी सारे मामला तय करके आ गए थे। अब इन्होंने क्यों उस पर अमल दरामद नहीं किया, ये बहुत बात भी इनके कोर्ट में है। आज अगर कश्मीर के अंदर कोई मसाइल हैं तो वो मसाइल भी, आज जो कश्मीर के अंदर मसाइल हैं तो मौलाना फजल रहमान के पास कश्मीरी आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब उसको आगे बढ़ के इस पूर्ण को रोकना चाह रहे हैं। और मौलाना साहब ने सालिसी की पेशकश भी की थी आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर, उस हवाले से गवर्नमेंट ने आपसे कोई राब्ता किया या आपका उनसे कोई राब्ता हुआ? जी, मौलाना साहब ने नहीं पेशकश की, उन लोगों ने पेशकश की जो वहां धरने पे बैठे हुए हैं। उनका एक वफद आया था, उन्होंने पेशकश की थी। हमने हुकूमत से कहा
हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत अच्छी बातें की, लेकिन उसके बाद हुकूमत खामोश है। हम बार बार हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो साहब से रात 15 से 20 मिनट इसी मौजू पे बात हुई है, कश्मीर के मौजू पे, और उनको हमने सारी बात की है उनसे, और वहां से भी उन्होंने ये कहा कि 2-4 दिन दे दें, उसके बाद हम इस मसले को हल करते हैं। जिसकी वजह से हमने रात मौलाना साहब ने धरने वालों से अपील की कि वो अपने धरने का रुख मुजफ्फराबाद की तरफ ना मोड़े, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। हम बिलावल साहब से मशवरा हुआ है, हम 2-4-5 दिन में आपका कोई मसला हल करते हैं। सालिस उसी वक्त होता है जब दोनों फरीक उसको कबूल करें। एक फरीक तो हमें कबूल कर रहा है, हुकूमत को शायद खूनरेजी करके मजा आना चाहता है, इसलिए हुकूमत उस तरफ जाना नहीं चाहती, मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। वो पाकिस्तानी लोग हैं, आपके लोग हैं, मेरे लोग हैं, पाकिस्तानी है, उनकी बात को सुना जाए। पाकिस्तान में जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं है, ना कोई ऐसे हालात है। अगर किसी की साफ में 2-4 गलत लोग आके खड़े हो गए तो 2-4 गलत लोगों की वजह से पूरी नमाज और पूरी सफ को खराब ना किया जाए, उन 2-4 लोगों का सद्देबाग किया जा सकता है। अच्छा चलिए, मुझे अच्छा लगा सुन के, आपने कहा कि मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन मौलाना साहब की जितनी स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है वो कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, ये पार्लियामेंट जो है ये जाली पार्लियामेंट है, फिर ये जो लोग हैं ये मुसल्लत करदा लोग हैं। सर, मौलाना साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स बड़ी देते हैं, जोशीले अंदाज में बात करते हैं पब्लिक में जाकर, लेकिन मौलाना साहब की ही वजह से 26वीं आनी तरमीम पास हुई और ये सिस्टम मजीद मजबूत हुआ। देखिए, ये पार्लियामेंट जिस तरह की भी है, लूली लंगड़ी, नाम तो जमहूरियत है ना। पार्लियामेंट है, उसमें आइन साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है, तो इसका मतलब तो जमहूरियत जैसी भी है, लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जिसको हम जमहूरियत नहीं समझते। हम तो आज भी कहते हैं, गिलगित में 2 सीटें मेरी जो मैंने जीती हुई थी, खुद बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान के लोग जीते हुए हैं, वो सीटें हमसे ले ली गई। अच्छा। हम तो ये मकसद ये है कि हम तो फिर मुल्क के साथ खड़े, मुल्क के साथ वफादार खड़े हुए हैं। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लोग भी मेरे शहीद हो रहे हैं, मुश्किल में भी हम हैं। बलूचिस्तान पूरे में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मुश्किल में हैं, केपी में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मुश्किल में हैं, मुश्किल में भी हम लोग हैं, और दीवार से भी हमें लगाया जा रहा है, पार्लियामेंट से भी दूर हमें किया जा रहा है। वो भी हमें मार रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन कहलाते हैं। टीटीपी कहती है कि हमारे बयानिए की नफी अगर कर रही है तो जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। मेरे उलमा शहीद हो रहे हैं, और तकरीबन को 2000 से ज्यादा उलमा सिर्फ केपीके में शहीद हो चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में, और हुकूमत जो है वो कैसा में। और एक दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया एंटी पाकिस्तान है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? ऐसी मैं अच्छा असलम साहब, इख्तलाफात तो अपनी जगह चलें, आपको फैजुल हसन चौहान से इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि 26वीं आनी तरमीम में मौलाना साहब ने इसलिए वोट दिलवा दिया क्योंकि उनके अपने एमएनएस जो अपने पार्टी के अरकान हैं वो बागी हो रहे थे, मामलात उनके हाथ से निकल रहे थे, तो उनकी मजबूरी थी वोट देना। आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? फैजुल हसन चौहान बच्चा है, उसे नहीं पता इन बातों का, कल का बच्चा है वो, अभी काउंसलर भी नहीं बन सकता। वो इमरान के नाम पे बन गया था, उससे पहले एमएमए ने उसको एमपीए बनाया था। जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे और एमएमए के बने थे, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, और उनको क्या पता इन बातों का। अगर जमीयत उलमा के लोग चले गए थे तो हमने वोट इसलिए दिया, हम तो 1.5 महीना मुज़ाकरात किए हैं मौलाना साहब के घर पे, एक पॉइंट पे मुज़ाकरात हुए हैं। हमने उनकी बहुत सी शिकें उनकी डिलीट करवाई हैं और अपनी कुछ शिकें उसमें डलवाई हैं। ये कैसे हो सकता है इस तरह की बच्चों वाली बातें करना? ये बच्चों वाली बातें बच्चों से सुना करें, उनको कहें कि जरा टिकटॉक बनाया करें, वो टिकटॉक वाली। अच्छा असलम साहब, इस वक्त जेयूआई की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर में देखते हैं आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, फिर बलूचिस्तान में आपको काबीना की ऑफर है, फिर हमने ये भी देखा कि सीएम केपी से मौलाना साहब की मुलाकात हो रही है, तो इस तरह स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है। देखिए, स्ट्रैटेजी हमारी ये है, मुल्क से वफादारी, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले, चाहे वो पीटीआई के साथ मिलकर करने पड़े, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करने पड़े, चाहे मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर करने चले। हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। अगर कुछ फैसले पीटीआई के सुहेल अफरीदी के साथ बैठ के करने पड़े तो हमने वो किए हैं। अगर कुछ फैसले बिलावल भुट्टो साहब के साथ बैठ के करने पड़े तो हमने किए हैं। अगर कुछ फैसले मुस्लिम लीग के साथ बैठ के करने पड़ते तो हमने वो भी 26वीं तरमीम में किए हैं। तो हमने तो जो भी करते हैं प्रो पाकिस्तानी सोच है, प्रो पाकिस्तानी बात करते हैं। हम अपनी अना और नाक को बुनियाद नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि जी हम अपोजिशन में हैं तो हम हुकूमत की कोई बात नहीं सुनेंगे। अच्छा। लेकिन हम अपोजिशन में हैं तो हम अगर मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज हो रही है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन असलम साहब, इस पर ये फिर पॉइंट उठाया गया कि मौलाना सीएम के साथ इसलिए मिल गया क्योंकि गंडापुर साहब ने उनके भाइयों को हराया, बेटों को हराया, और फिर सीएम की जो वजारत आला है वो भी खतरे में थी, तो इसलिए इन दोनों का घरचोर मिल गया। अच्छा, हाँ, मैं वो जुमला कह दूंगा फिर आप कहेंगे कि ये हमारे से लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कल भी मेरा जो इंटरव्यू था उसमें 10 मिनट काट दिए गए थे। अच्छा। हमें नहीं हराया, हम गंडापुर जैसे हमें हरा नहीं सकते। हमें
ने हरवाया, अस्सद ने हमें दीवार से लगाया। ये है असल नुकता। ठीक। मेरा ख्याल अब आप भी नहीं चला पाएंगे। ठीक। असलम साहब, अभी आपने बात की कि मुल्क की बेहतरी के लिए आपको जिस भी जमात के साथ बैठना पड़ा आप लोग बैठेंगे, लेकिन सर इस मुल्क की अहम जो एक हिस्सा है वो अवाम है इस मुल्क की, जिसका कोई भी नहीं सोच रहा, कोई जमात नहीं सोच रही। मुझे याद पड़ता है कि जब पीडीएम तर्ज का एक वो इत्तेहाद आया था इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त लीड कर रहे थे मौलाना साहब उसको, महंगाई मुगाओ मार्च आप लोगों ने किया, तब तो फिर भी बेहतर थी सूरत हाल, पेट्रोल 150 रुपए था, महंगाई की सूरत हाल बेहतर थी। सर आज की जो पॉलिसी है वो तो गरीब मुकाओ पॉलिसी पर गामजन है गवर्नमेंट। आज क्यों नहीं मौलाना साहब बाहर निकल रहे, रोड्स पर ऑपोजिशन को साथ मिला रहे, अवाम के लिए क्यों नहीं निकला जा रहा? तो कौन निकला हुआ है जी? हम ही तो निकले हुए हैं। चीखें क्यों आ रही हैं, शोर क्यों बचा हुआ है? हम ही तो निकले हुए हैं। कराची में भी हम थे, कशीर में भी हम थे, चार सदे में भी हम थे, इतने खौफो हरास की फजा में हम थे। जब कहा गया दहशतगर्द आ रहे हैं, जब कहा गया कि बम फट जाएंगे, हर कल हम कसूर में भी खड़े हुए थे, पंजाब में भी। अवाम के साथ तो हम ही खड़े हैं, अवाम के लिए तो हम ही निकले हैं, अवाम की जुबान तो हम ही बन रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि हमें रोका जा रहा है कि हम अवाम की जुबान ना बने, अवाम के लिए बाहर ना निकले। आप सिर्फ मेरी स्पीच उठा लें कसूर के जलसे की, तो आपको पता चलेगा कि मैंने अवामी मसाइल पे 20 मिनट क्या बात की है, सिर्फ अवामी मसाइल पे बात की है। तो ये अवाम के लिए हम निकले हुए हैं, अवाम के साथ हम खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हमारा अगला पड़ाव भी अवाम के साथ कहने के नजर आएगा। उसमें ऑपोजिशन को मिलाया जा सकता है, ये पॉइंट होगा? फिलहाल हम अपने तौर पे कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ हमारे राब्ते हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, लगता है हम जल्दी एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUI मरसद प्रोग्राम में मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक, और इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो सेंटकॉम ने जो ईरान के खिलाफ साइली दिफा और ड्रोन तनसीबात और जो बहरी सलाहियतों को निशाना बनाते हुए 7 घंटे तवील एक ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान भी कर दिया है सर, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो फिर एक अगेन धमकी दे रहे हैं ईरान को कि अगर उसने मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते फिर उनके बिजली घर को भी तबाह कर देंगे, पुल भी तबाह कर देंगे, और जो तमाम तर उनका तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर देंगे। तो ये ट्रंप इस तरह की मिक्स स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का पहली बात तो ये कि तुर्रा इम्तियाज़ है, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर वो 24 घंटे सिर्फ अपने ट्विटर को खामोश रखें तो बहुत सारे मामला सीधे हो जाएं। दूसरा ये कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बड़े प्रेशर्स हैं, एवेलेंजिकर्स हैं, न्यू कॉन्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, इजरायली लॉबी है, और फिर नेतन्याहू ने विजिट भी पे करना है, तो वो प्रेशर भी है जिसको एड्रेस करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। तीसरा ये कि डेमोक्रेट्स की और अपोजिशन की तरफ से और बिलउमूम उनके मीडिया की तरफ से बहुत शदीद तनकीद रही कि ईरान के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने साइन किया है वो एक किस्म का सरेंडर डॉक्यूमेंट है, तो आपने अपनी शिकस्त को कबूल किया है, और अगर आपने शिकस्त को कबूल किया है तो जंग में जाने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो ओबामा का JCPOA का मुआहिदा ही बेहतर था, तो आपने ये तोड़ा क्यों? तो उस प्रेशर के पेश नज़र और फिर GCC ममालिक का ये कंसर्न कि आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सारी चीज़ें ईरान को दे दी हैं, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके बायस हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि इन जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स के, उनको एड्रेस किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरानी सदर ये कह रहे हैं कि ईरान अपने वतन के एक इंच का दिफा भी करेगा, और पार्लिमानी अरकान भी ये कह रहे हैं कि मुफाहमत की यादाश्त जो है अब ख़त्म हो चुकी है। अगर ओवरऑल हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम की बात करें तो आप इसका करंट स्टेटस क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक जानिब ट्रंप जो है वो धमकी दे रहे हैं, फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि टेक्निकल टीमें मुज़ाकरात भी कर रही हैं, तो ये कुछ गैर एलानिया से जंग छिड़ी हुई है? जी, गैर एलानिया सी जंग नहीं, देखें इसमें बात असल में यह है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ईरानियों का ख्याल तो ये है कि उनको बार बार धोखा दिया जाता है, और एक बार नहीं हुआ, ये सेवरल टाइम्स हुआ है, और इसी वजह से वो आयतुल्लाह खुमैनी का 40 साल पुराना एक बयान चलाते हैं कि अमेरिका और इजराइल अगर कलमा भी पढ़ लें तो इसका मतलब वो हमें टोपी पहना रहे हैं, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ये भी आप ज़रूर देखिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोबारा रिवाइव करने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। आज एक मीडिया आउटलेट वाशिंगटन ने इसको अयां किया है
कि मिडल ईस्ट के 2 ओहदेदारान जिन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है 24 आवर्स में, कि वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोबारा ट्रैक के ऊपर लेकर आए, जिसके चांसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा की तरह जो स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी साइड से फ़ोन आया और उनको बहुत बुरी तरह से डील चाहिए, तो वो इस बात का इशारा है कि कुछ मामला चल रहे हैं जिसके बायस जो है चीज़ें मस्बत डायरेक्शन में जा सकती हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान इनकलाब ये वाजे कर रहे हैं कि अमरीकी जो नाकाबंदी है उसके खात्मे तक हुर्मस बंद रहेगी और तेल की बरामद का रास्ता या तो सबके लिए खुला रहेगा या फिर किसी के लिए भी नहीं खुला रहेगा। सर, आपदा हुर्मस की अगर हम बंदिश की बात करें, हाउ डू यू सी के आलमी मंडियों में फिर तेल की सप्लाई और कीमतों पर क्या असरात आ सकते हैं इसके? फिर देखें, $87 पर बैरल तो चला गया है, और अगर बाबुल मंदब, जिसके बारे में अब अंसारुल्लाह भी ये कह रहे हैं कि वो इसको बंद कर देंगे, तो उस सूरत में ये $200 तक आराम से चला जाएगा। बल्कि आज तो जो मलेशिया है यमन की, उन्होंने तो बग़ैर आदमी के कश्तियाँ भी समंदर में उतार दी हैं, और उसका उन्होंने डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा दिया है, जिनको आप सी ड्रोन्स भी कह सकते हैं या ख़ुदकार कश्तियाँ भी आप कह सकते हैं, छोटी छोटी बोट्स। तो लिहाजा उनके पास भी सलाहियत है कि यहाँ पे ट्रैफिक को डिसरप्ट कर सकते हैं। और आज इस बात के ऊपर एग्री किया जा रहा था, खुद वाशिंगटन डीसी के अंदर, मिसाल के तौर पे डॉक्टर आदिल नजम है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका के पास फायर पावर तो है, लेकिन ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, सवाए इसके कि वो बातचीत के ज़रिए से इस मामले को किसी तोड़ पहुँचाए। तो लिहाजा एक ही रास्ता है, वो है बातचीत का। अब इस बातचीत में ईरानी कंसर्न्स भी एड्रेस होने चाहिए, और जीसीसी ममालिक के कंसर्न्स भी एड्रेस होने चाहिए, और अमेरिकन कंसर्न्स भी एड्रेस होने चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तुर्की भी अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब जो जीसीसी ममालिक हैं वो इस मामले में किरदार अदा कर पाएंगे, बिकॉज यमन के अंदर जो सना के एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद वो एक पार्टी के तौर पे उभर आए सामने। डॉक्टर साहब, आबनाए हुर्मस के बाद अब ये कहा जा सकता है कि बाबुल मंदब जंग का नया मरकज बन गया है, क्योंकि आबनाए हुर्मस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से तो 20% तेल की तरसील होती है, तो बाबुल मंदब तो दुनिया का 15% तेल उधर से गुजरता है। तो यूरोप का अगर बात की जाए तो उसका भी पूरा इन्हिसार बाबुल मंदब पे है। तो अगर बाबुल मंदब भी फॉर इंस्टेंस बंद हो जाती है तो फिर आप क्या इसके आउटकम्स देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी तो हिल गई है ना एकदम। आपको $1 ट्रिलियन की चोट लगी है ग्लोबल इकोनॉमी को। यूरोप का 18% एनर्जी यहाँ से आता है, चाइना का तकरीबन 60% यहाँ से आता है, फार ईस्ट एशिया का 50% आता है, जापान का 50% आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इससे मुतासर होंगे, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मुतासर होगी। लेकिन इसके साथ आप ये भी समझिए कि सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, उसका मामला भी है। बिकॉज यहाँ से दुनिया की 80% जो फूड से रिलेटेड जो आइटम है, यूरिया वगैरह, वो गुजरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका मीडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये डेटा पे चलता है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेटा जो है वो पर्शियन गल्फ से गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, दुनिया ऐसी की तैसी दुनिया की फिर जाएगी। तो लिहाजा इसका हल वही है कि बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ें। और यही वजह है कि यूरोप जो ऑलरेडी यूक्रेन के थिएटर के ऊपर बिजी है, वो एक और थिएटर अपने लिए नहीं खोलना चाहता। उनकी इकॉनमीज़ बहुत हद तक मुतासिर हुई हैं, और अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो फिर यकीन जानिए कि अमेरिका को अपने डिफेंस के लिए एम्यूनेशन के भी लाले पड़े हुए हैं, और वो भी ख़त्म हो जाएगी सलाहियत। और कल को ग्लोबल वॉर आती है, और उस सूरत में फिर अगर ये बड़े मेजर पावर्स उतरते हैं इस जंग के अंदर, तो अमेरिकन इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अपना दिफा कर सकें। और यही वजह है कि जो अल्टरनेटिव जो सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं वो इस पर ज़्यादा खुश होंगे। और वैसे भी ये जो आसार नज़र आ रहे हैं जंग के और क्लैशेस के, ये इस बात की गम्माजी करता है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशनल ऑर्डर था वो अपने आखिरी मराइल के अंदर आ पहुंचा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान इनकलाब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में जो अली सालेम एयरबेस है उसके ड्रोन लॉन्चिंग पैड में दुश्मन के जो असलहा ज़खायर थे उनको कामयाबी से निशाना बनाया, तो सर कुवैत और बहरीन जैसे जो खुद मुख्तार ममालिक हैं, जीसीसी के ममालिक, इस जंग में आप नहीं समझते कि उनको बराह रास्त धकेलने का सबब बनेंगे? नहीं, देखें, मसला ये है ना कि अफ़गानिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 40 साल उनको हमने रखा है मेहमान, 40 लाख से ज़्यादा ये लोग थे। उनकी वजह से क्लेशनकोव कल्चर, हीरोइन कल्चर और बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान का पासपोर्ट वगैरह बदनाम हुआ, हमारी इकॉनमी मुतासिर हुई। हमने अपना अनाज वहाँ पे दिया, सोना यहाँ से स्मगल होता था, डॉलर स्मगल होता था।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या किया? हम उनसे नाराज क्यों? हम उनसे इसलिए नाराज हैं कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से जो जीसीसी ममालिक हैं उनकी जो सरजमीन है वहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं। ये जो 16 अड्डे हैं ये कहाँ पे हैं जहाँ से हमला होता है ईरान के ऊपर, ईरान की लीडरशिप के ऊपर? वही तो अड्डे हैं। तो लिहाजा ईरान उन्हें निशाना बनाता है और ईरान का मौक़िफ़ ये है कि आप अपना एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बनाएं जिसमें ईरान भी उसका हिस्सा बनना चाहता है, बल्कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए भी ये कहता है कि आइए मिलके इसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर बनाएं और बाहर जो डिस्टेंट पावर है उस पर रिलाई न करें। तो मेरा ख्याल ये है कि इन ममालिक के अंदर भी रियलाइजेशन है, जैसे सऊदी अरब हो गया, जैसे कतर हो गया। उन्होंने पहले कहा कि यहाँ से अड्डे आप शिफ्ट करें, लेकिन आज एक और बड़ी अजीब खबर आ रही है और वो ये खबर आ रही है कि सुल्तान एयरबेस जो है अच्छा, उसकी इजाज़त दे दी गई है अमेरिकन फोर्सेस को, जो कि मक्का से 70 किलोमीटर दूर है। तो ये एक अजीब चीज़ हुई है। अदरवाइज अगर आप देखें तो सऊदी अरब और कतर का बड़ा मस्बत इसके अंदर किरदार रहा है। अलबत्ता जो बहरीन और यूएई हैं वो अमेरिकन बेसिस को अपने पास रखना चाहते हैं, कुवैत रखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो एयर बेसिस हैं वो अनलिवेबल हो गई हैं, उन पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होगा। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ये बहस चल पड़ी है कि अब यहाँ से अमेरिकन अड्डों को इजराइल और ग्रीस और बाकी ममालिक की तरफ शिफ्ट किया जाए, बिकॉज यहाँ पे मजीद नहीं रहा जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चाइना की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, चीनी मंदूब ने जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ जो जंग छेड़कर पूरे मशरक़ वस्ता को बदतरीन तशद्दुद की तरफ भी धकेल रहा है। सर, चाइना के इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उन्होंने वजह फरमाया है ना, बदतरीन तशद्दुद ये कि एक तो अजम और अरब की जो फॉल्ट लाइन से उनको उठाया जा रहा है, दूसरा जो शिया सुन्नी तसादुम है उसको दोबारा हवा दी जा रही है। और ईरान से जो अब मैसेजेस आ रहे हैं और पुराने खामनाई साहब शहीद के जो रिकॉर्डिंग चलाई जा रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो सुन्नी भाई हैं वो हमारे भाई हैं, जिस ममालिक हैं हमारी रूह हैं। तो लिहाजा उन्हें ये आग लगाने की कोशिश तो की जा रही है ताकि ये आपस में लड़ें और कमज़ोर हों। और यही बात ईरान को समझनी है और यही बात जीसीसी ममालिक को भी समझनी है, जिससे ये कमज़ोर होंगे, इनकी ताकत और इनकी हवा निकल जाएगी और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। और फिर इसके ज़रिए से जो साउथ एशिया है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इंडियन जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, 2-4 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट बड़े वाज़ेह तौर पे दी कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसलिए इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान की हुकूमत जाएगी तो वहाँ से भी हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर पाएंगे। और फिर अफगानिस्तान के आज वजीर की स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी कि सोमनाथ के ऊपर जो हमला हुआ, वहाँ पे जो बुतों को तोड़ा गया, वो बहुत ही गलत हुआ। तो भाई बामियान के अंदर आपने क्यों बुत तोड़े? तो ये अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो ये मामला वहाँ रुकेगा नहीं। ये मामला फिर पाकिस्तान आएगा, तुर्की के खिलाफ आएगा, सऊदी अरब की तरफ जाएगा, इजिप्ट की तरफ जाएगा। बिकॉज नफ्ताली बेनेट अपोजिशन लीडर ऑफ इजराइल हो या नेतन्याहू हो या उनकी रिलीजियस लीडरशिप हो, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इस वजह से अब इन सारे ममालिक को सर जोड़ के बैठना होगा कि यार बजाय ये कि आपस में लड़ें, बजाय ये कि जज्बातियत से एक दूसरे पे हमला करें, आइए सर जोड़ के बैठते हैं, एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, ज्वाइंट एक मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं सिक्योरिटी और इकनॉमिक, ताकि बाहर से लोग आके एक्सप्लॉइट न करें और ये खिते भी महफूज रहें, इनकी शनाख्त भी महफूज रहे, इनकी प्रॉस्पेरिटी भी महफूज रहे और सिटीजन्स भी महफूज रहे। ठीक, लास्टली सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान ईरान का बराह रास्त हमसाया मुल्क है और दोनों कंट्रीज के दरमियान देखें तवील सरहद के साथ साथ अगर गवादर की बात की जाए या चाबहार बंदरगाहों का मुकाबला भी है। सर, ईरान अमेरिका जो हालिया जंग की सूरत में आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर हम बात करें, या CPEC का स्टेटस देखें, बिलखुसूस अगर बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हम बात करें, तो इसके उस पर क्या असरात हो सकते हैं? सर, बड़े बुरे असरात हैं। मैंने तो पहले ही आपको इशारा दिया, जो क्योस है ना वो अमेरिका को भी सूट करता है। बिकॉज चाइना की कनेक्टिविटी को उन्होंने रोकना है, इसी वजह से बलूचिस्तान को गर्म किया जा रहा है। $7.2 बिलियन के सिगार की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार वो छोड़ गए हैं। दाइश अलकायदा उनके एसेट्स हैं, जो कैंट कह रहा है, जैक सलिवन की ईमेल बता रही है, क्रेडल के अंदर स्टोरी बता रही है और बार बार इस बात की तरफ इशारा दिया जाता है। बल्कि ex-CIA जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कई बार पॉडकास्ट के अंदर रिकॉर्ड के ऊपर बातें की हैं कि ये हमारे एसेट्स हैं। इसके अलावा क्योस इजराइल भी चाहता है, बिकॉज ग्रेटर इजराइल वो चाहता है और इंडिया भी चाहता है इस इलाके के अंदर, बिकॉज उससे पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है, डेमोनाइज करना है और पाकिस्तान को डिट्रैक्ट करना है ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो लिहाजा वो काविशें चल रही हैं। तो लिहाजा एक तरफ इंडिया का बॉर्डर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का, हम तीसरा बॉर्डर डिस्टेबलाइज नहीं देखना चाहते। और फिर जो कनेक्टिविटी जिसके जरिए हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो सकते हैं उसको खराब नहीं देखना चाहते और जीसीसी ममालिक को भी डीरेल नहीं देखना चाहते, बिकॉज मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज आर वर्किंग ओवर देयर
और मेजर चंक ऑफ रेमिटेंसेस वहाँ से आपके यहाँ आते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान का आर्टिकल 40 हो, जिन्ना साहब का विजन हो और हमारा नज़रिया इस्लामी जो कि मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है और मरूजी हालात, ये सब डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान को कि मुस्लिम दुनिया को अमन की तरफ ले जाएं, न कि जंग की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।